बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय सेल्फ नूर फातिमा। आज हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे चैप्टर 6 नारकोटिक एनाल्जेसिया। नारकोटिक एंड एनाल्जेसिया ये दोनों देखा जाए तो दो अलग अलग टर्म्स हैं। एनाल्जेसिया मीन्स पेन किलर एंड नारकोटिक्स मीन्स आल्सो पेन किलर, ऐसे ही। लेकिन नारकोटिक्स पेन किलर वो पेन किलर हैं जिनके थेराप्यूटिक इंडेक्स तो कम है, मतलब उसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स तो कम है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट कहा जा सकता है ज़्यादा है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है वो है फिज़िकल डिपेंडेंस या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, बट इसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स भी मैंने आपको बताया कि हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नारकोटिक एनाल्जेसिक्स है क्या है, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, वो यूज़ किस लिए होते हैं, अगर उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और अगर ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इसके अलावा इसको फिर ठीक किया जैसे जा सकता है। लेकिन नारकोटिक्स को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम एनसेड्स भी पढ़ेंगे। एनसेड्स का आपने नाम बहुत सुना होगा, ओवर द काउंटर ड्रग्स। एनसेड्स मीन्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको हम नॉर्मल पेन या माइल्ड पेन के लिए कहते हैं, यूज़ किया जा सकता है। इसमें हमारे पास जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट शुड बी एबल टू फॉरवर्ड डिस्क्राइब द न्यूरल मैकेनिज्म फॉर पेन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हम एनाल्जेसिक तो पढ़ रहे हैं कि पेन किलर्स क्या है, लेकिन उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि पेन किलर्स जो काम करते हैं वो करते कहाँ पर हैं और कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि हमारा जो नेचुरल या एक न्यूरल मैकेनिज़्म है पेन का वो कैसे है, जो हमारे पास नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है कि हमारे कोई चोट लगती है, हमें कोई ज़ख्म होता है, हमें कोई चीज़ चुभती है, जैसे हॉस्पिटल में प्रिक्स होते हैं, तो हमें पेन कैसे होती है वो। उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, नारकोटिक्स क्या होते हैं, और उसके बाद नारकोटिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम अब नारकोटिक्स को ओपियोइड्स भी कहते हैं, अब उन ओपियोइड्स का हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे, उनकी इंडिकेशन के अगर ये इस तरह के हैं तो फिर भी हम यूज़ क्यों करते हैं और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि आप जो ओपियोइड्स जिसमें आपके ट्रामाडोल आ जाता है, आप लोगों का केटेरोलैक आता है, ट्रामेक्सोल, उसके बाद ट्रामाडोल आता है, ट्रामोल आता है, वो सब आप अगर आईवी में देते हो, अगर वही मेडिसिन अगर आपको ओरल में देनी पड़ जाए तो ओरल में देने के लिए उसका डोज क्यों बढ़ाना पड़ता है, आज हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी फॉर नर्सिंग प्रोसेस और यूजिंग एनाल्जेसिक्स, ये किन प्रिंसिपल्स पे कि एक नर्सिंग है, एक नर्स है वो ओपियोइड्स यूज़ करा रही है तो वो किन प्रिंसिपल्स पे करवाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम कि अगर ओवरडोज होता है तो क्या इफ़ेक्ट्स हैं, अगर विड्रॉल वो एकदम छोड़ता है तो क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और इसका फिर ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। एट द एंड सिर्फ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम नर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइंट को समझाए कि इसको यूज़ कैसे करना है, और अगर यूज़ किस तरह करना है, ये इफ़ेक्टिव कब होंगे, और अगर आपने इसको डिस्पोज करना है, अगर ये आपके यूज़ में नहीं है तो आपने इसको डिस्पोज कैसे करना है। नर्सिंग केयर एट द एंड हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि एनसेड्स में और ओपियोइड्स में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम अपने न्यूरल मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आप कुछ हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हो, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, रिले, आफ्टर देन इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन, और आफ्टर देन मॉड्यूलेशन। अब ये सब है क्या, इसका सिंपल सा मैकेनिज़्म है। हम सबसे पहले इसको आसान ज़बान में समझेंगे। आपको कोई चोट लगी, आपको कोई प्रिक हुआ, आपको कोई निडल, कोई कील लगा, आपको एकदम पेन फील होती है। अब वो पेन कैसे फील होती है, हर चीज़ के अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रिसेप्टर्स रखे हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी भाई आप आ जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप इस तरह कर लो, आप। तो उन रिसेप्टर्स का नाम है जो आपने याद रखना है। क्या नाम है पेन रिसेप्टर्स का? नोसिसेप्टर एंडिंग्स। अब इसको एंडिंग्स क्यों कहा गया, क्योंकि जहाँ पे भी नर्व आके एंड होती है वहाँ पे आपको इफ़ेक्ट आता है। तो आपकी स्किन के अंदर नर्व्स की एंडिंग्स है, इटसेल्फ नर्व्स नहीं है। नर्व्स जो हैं वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में पड़ी हुई हैं, जहाँ पे जाके ये अटैच हो रही है, रिले कर रही है। उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड से आपने देखा आपकी नर्व्स निकलती हैं और ब्रेन तक जाती हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन तक जा रहा है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको कोई चोट लगती है तो आपके नोसिसेप्टर एंडिंग्स, मतलब आपके जो पेन के रिसेप्टर वो एक्टिवेट होते हैं, वो उस पेन को फील करते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पर, आपके स्पाइनल कोड भी। कैसे? फाइबर्स के थ्रू आपके। अब वो फाइबर्स को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसडक्शन फील करते हैं पेन को, ट्रांसमिट ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी देर वो रिले करती है, मतलब वो अलाइन होती है। जैसे आपने पढ़ा नर्सिंग प्रोसेस में बहुत सारे सवाल आप लोग पूछते हो, लेकिन उनमें से जो ठीक सवाल होता है उसे आप रख लेते हो, बाकी भेज इसी तरह आप उसमें रिले करके वो इन्फॉर्मेशन जो है आपस में उसको असेंबल्ड करते हैं। असेंबल्ड करके फिर वो ब्रेन के पास जाती है। ब्रेन में अब थैलेमस एमिगडाला जो है उसको प्रोसेस करता है कि अच्छा ये पेन इस तरह की है, तो मैंने इसके लिए ये वाला आगे से रिस्पॉन्स भेजना है। तो फिर आपके पास बैक फाइबर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम डिसेंडिंग फाइबर्स कहते हैं। वो डिसेंडिंग फाइबर से मॉड्यूलेट करते हैं आपके हिसाब से कौन सी दर्द है, किस तरह कंट्रोल करनी है, वापस वो आपकी एंडिंग पे आता है और आपकी पेन को कंट्रोल करवाता है। तो ये आपका बेसिक मैकेनिज़्म है। पेन हुई, सेप्टर्स को पता चला, उन्होंने अपने फाइबर्स भेजे कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पे उन्होंने असेंबल की इन्फॉर्मेशन, फिर असेंडिंग फाइबर से वो ब्रेन में गए, ब्रेन में उसको इंटरप्रेट किया, समझा, फिर जवाब भेजा कैसे, डिसेंडिंग रिसेप्टर से, और आपकी पेन रिस्पॉन्स आपका कम हो गया या ख़त्म हो गया। अब जो आपकी मेडिसिन है वो इन्हीं की तरह काम करती है, बट काम कैसे करती है कि वो इन्हीं की किसी एक की जो है रिसेप्टर की शक्ल ले लेती है, या उन रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, या पेनफुल रिसेप्टर है तो उनकी एक्टिविटी को कम कर देती है या बंद कर देती है। अब सबसे पहले द पेन इंफॉर्मेशन इज़ द CNS, द पेन इंफॉर्मेशन इन द CNS इज़ कंट्रोल्ड बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जो मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन जाती है और इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग से वो कंट्रोल होती है। उसके बाद या फिर अगर आप उसके कंट्रोल कैसे करती है, एंडोजिनस एपियोइड्स। एंडोजिनस एपियोइड्स क्या हैं? आपके एंडोर्फिन्स, ENDORPHINS, एंडोर्फिन से रिलीज़ करती है, और साथ ही उसके कुछ और सब्सटेंसेस भी। कौन से? सीरोटोनिन, हैप्पी मूड हार्मोन, जो आपके मूड को अच्छा करता है, उन सबको इकट्ठा रिलीज़ करती है। और पेशेंट जो होता है विदाउट मेडिसिन, कहते हैं ना मेडिसिन अब मेरी दर्द बर्दाश्त में अभी है, तो वो इनकी वजह से होता है कि एंडोजिनस ऑपियोइड्स रिलीज़ हो रहे हैं और साथ सब्सटेंस जो आपकी पेन को आपकी बर्दाश्त में रखते हैं। इसके अलावा पेन और कैसे होती है? एक पेन ये CNS का था, उसके अलावा पेन आपके पेरिफेरल सिस्टम में कैसे होती है? पेरिफेरल सिस्टम में पेन इज़ इंड्यूस्ड बाय डायरेक्ट मैकेनिकल कंप्रेशन टू द नर्व्स। जो आपकी नर्व होती है वहाँ पे डायरेक्ट कंप्रेशन, किसी चोट की वजह से आप गिर जाते हो, किसी भी वजह से आपको ज़ख़म हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कंप्रेशन हो जाता है नर्व्स पे, और उसकी वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी इंजाइम्स रिलीज़ होती हैं, जिनका नाम क्या है? साइटोकिन्स होते हैं। इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन्स होते हैं, और इन्फ्लेमेटरी और सेल्स जो कि आपके किसके फ्रैक्चर्स की वजह से हो सकते हैं, कोई लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकते हैं, या फिर मेटास्टैटिक लेजन मतलब कैंसरियस सेल की वजह से होते हैं। तो वो इस तरह के आपके CNS में क्या था कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हुए, और आपके पेरिफेरी में क्या हुआ कि आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज हुए। ये चीज़ें होती हैं। और ग्लूटामेट इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इम्पॉर्टेंट रोल करता है न्यूरोनल एक्टिवेशन में एंड पावरफुल इनहिबिशन ऑफ पेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि पेन की इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, और जो ऑपियोइड्स या सीरोटोनिन है उनकी वो सिक्रीशंस को इन्हेंस करता है, उसको एक्साइटेट करता है। तो एट अ टाइम ये दो काम करता है, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी, कि पेन को बंद और आपके नेचुरल जो एंडोजिनस ऑपियोइड्स हैं उनको रिलीज़ करता है। अब इसी में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि एनाल्जेसिया होता क्या है। एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग्स दैट रिड्यूस द पेन, जो पेन को कम करते हैं, जिन्हें हम एनसेड्स भी कहते हैं, जिसमें आपकी एस्पिरिन यानी डिस्प्रिन, एसेटोमाइनोफेन और साथ ब्रूफेन आ जाता है। एनाल्जेसिक ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड, 3 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं हम उन्हें। एनसेड्स जो ऑपियोइड्स नहीं है, मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करते, वो इस सिस्टम पे काम करते हैं, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ब्लॉक करते हैं। और ऑपियोइड्स जो आपके डायरेक्ट
आपके CNS में इन्वॉल्व होते हैं। और को एनाल्जेसिक, जैसे आप पैरासीटामोल हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं ना, कि मतलब पेन भी वो ठीक करता है और साथ आपकी बुखार में भी है, तो वो को एनाल्जेसिक है कि मतलब पेन तो वो कम कर रहा है और साथ साथ वो आपको बुखार भी ठीक कर रहा है। उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं कि वो आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करते हैं, के साथ अपना तो वो काम कर रहे हैं कि आपको जो उस टाइम सीरियस हो रहे हैं उनको तो ब्लॉक कर रहे हैं, साथ आपकी बॉडी को मसल्स को रिलैक्स भी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं को एनाल्जेसिक। आर ड्रग्स दैट हैव प्राइमरी इंडिकेशन अदर देन पेन बट आर एनाल्जेसिक, कि पेन के रिस्पॉन्स में भी है लेकिन उसके अलावा भी काम करते हैं। नारकोटिक्स, अ सब्सटेंस यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू स्वेयर पेन। अब जो एनाल्जेसिक है वो आपकी सिंपल पेन, जो रूटीन की पेन्स है उनको, लेकिन नारकोटिक्स क्या है, मॉडरेट टू स्वेयर, मतलब पोस्ट सर्जिकल पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है, इस तरह की जो पेन, कैंसरस पेन है जो कंट्रोल में किसी तरीके से नहीं आती, उसको नारकोटिक्स कंट्रोल करते हैं। दे बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नारकोटिक्स आर नाउ कॉल्ड ओपियोइड्स, उन्हें ओपियोइड्स भी कहते हैं। Narcotics are like opiates such as morphine and codeine, but are not made from opium. Opium means plant, poppy plant से नहीं बने होते। अब अगर ये नारकोटिक्स आप अगर पेशेंट को, अब जब भी आपने देखे, आप ट्रामोल हो या केटेरोलैक हो या फिर आपके एनाल्बिन हो, आप पेशेंट को सीसीज में देते हैं, 1 cc 2 cc 3 cc से ज़्यादा नहीं आप देते। क्यों? क्योंकि वो आपके पास पेशेंट को ओवरडोज भी हो सकता है और पेशेंट पे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बुरे किस्म की भी हो सकते हैं, तो आपने उनको कंट्रोल भी करना होता है। तो उसके लिए फिर नारकोटिक्स एंटागोनिस्ट, मतलब कि जो उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। एन एंटागोनिस्ट इज़ अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द ओपियोइड्स बाय अटैचिंग टू द ओपियोइड्स के साथ अटैच करके उसको ब्लॉक कर देते हैं विदाउट एक्टिवेटिंग दैम एंड ब्लॉक द यूरोफेरिक इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड्स। और साथ ही वो उसके यूरोफोरिक इफेक्ट्स जो आते हैं ओपियोइड्स के, मतलब जैसे ही आप नेलबिन लगाते हो पेशेंट सेडेट हो जाता है, उसको बड़ा सुकून सा मिलता है, तो यूरोफोरिया कहते हैं सुकून मिलना, एक अच्छा मूड होना। तो जैसे ही उसने नारकोटिक्स का इफेक्ट खत्म होगा तो उसका जो एक सुकून महसूस हो रहा होगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा। उसमें मोस्ट कॉमन जो आप एंटीडोट भी नहीं कह सकते हो नारकोटिक्स का, वो क्या है, आपके नलैक्सोन है और नलट्रेक्सोन है। और ये उसकी कुछ क्लासिफिकेशन है ओपियोइड्स की। नेचुरल भी होते हैं जिनमें आपकी मॉर्फिन है, कोडीन है, सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कुछ नेचुरल है, कुछ उनको लैब में जाके प्रॉपर कन्वर्ट किया, इसमें हेरोइन है और आपकी हाइड्रोमॉर्फोन है, ऑक्सीमॉर्फोन है। इसी तरह सिंथेटिक जो आप प्रॉपरली लैब्स में बनाते हैं उसमें आपका मेथाडोन, फेंटेनाइल और ट्रामाडोल आ जाता है। जो लैब में बनाते हैं उसका असर ज़्यादा होता है निस्बत नेचुरल के, मैनी टाइम पोटेंट्स देन दिस। अब ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसमें एल्जेसिया है, पेन्स, वार्निंग सिग्नल दैट इंडिकेट सब नॉर्मेलिटी, कि मतलब पेन ऐसी है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड पेन है। एनाल्जेसिया जो आपके पेन को कंट्रोल करे, जैसे आपके पर्सनल, लेकिन आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उससे डिस्टर्ब ना हो। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक जो है ये प्लांट से हम लेते हैं। ओपियोइड्स मीन प्लांट से लेना, ओपिएट्स जो हमने ड्राइव किया है प्लांट से मटेरियल उसको बोलते हैं। ये आपकी कुछ इंडिकेशंस हैं, ये अगेन क्लासिफिकेशन है कि नेचुरल में क्या क्या है, आपकी सेमी सिंथेटिक में क्या है और सिंथेटिक में। अब इसकी इंडिकेशन क्या है, अगर इसके इतने नुकसान है तो यूज़ क्यों करते हैं। अब इसके यूजेस क्या है कि ये ट्रीटमेंट मॉडरेट टू स्वेयर पेन, जो कि नॉन ओपियोइड्स मतलब डिस्प्रिन, पैनाडोल को ना असर दे रही हो तो उसमें फिर हम ओपियोइड की तरफ चलते हैं। जैसे ट्रॉमा हो गया, एक्यूट कोई एक्सीडेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, कैंसरस पेन है, क्रोनिक पेन है, विजरल और सोमैटिक मीन्स के आपके लंग्स हैं, आपका एब्डोमिन है, आपके जो भी ऑर्गन्स हैं वो किसी ना किसी लेयर में कवर हुए हैं, जैसे विजरास। सोमैटिक पेन है आपकी, उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कफ, डायरिया, डिस्ने देखे ना आपने, मतलब मेडिसिन जैसे मैक्सलोन है वो आप नोजिया वॉमिटिंग के अलावा अगर आप उसको जो है अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, पेन के किलर के साथ तो देते हैं कि ना हो नोजिया, लेकिन आप उसकी इन्फ्यूजन भी चलाते हैं। तो इस तरह आपके ओपियोइड्स के दूसरे फ़ायदे भी आपको होते हैं कि कफ़ के लिए, जैसे आप में हाइड्रोलिन सिरप है उसमें कोडीन होती है तो वो कफ़ के लिए एंटीटसिव के तौर पे काम करती है। इंडिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म में वही चीज़ें अगेन, पेन है, डिसेबिलिटी है और इस तरह की जो टॉलरेट नहीं हो रही इनटॉलरेबल पेन है उस पर यूज़ करते हैं।
और अगेन ये आपके कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स है, कुछ कॉमन ये मतलब लेने के बाद आएंगे, लेकिन लेस कॉमन जो मतलब आते नहीं है जल्दी लेकिन आ जाए तो पेशेंट के लिए मसला है। जैसे कॉमन में ड्राउजीनेस, गनूदगी, डिजीनेस, नींद में रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, नोजिया, दिल खराब होगा बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, ईचिंग, आपको पता है ईचिंग, खारिश होती है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ज़्यादा ले लिया तो सीएनएस पे इफेक्ट कर रहे हैं ना। तो जब सीएनएस पे इफेक्ट करेगा तो इसका क्या मतलब है कि उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, पेशेंट को ईटीटी डालनी पड़ सकती है, पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट देनी पड़ सकती है, पेशेंट को वेंट पे डालना पड़ सकता है। सो दिस इज योर सूडो एडिक्शन। एडिक्शन लाइक बिहेवियर्स, सूडो मीन्स रोंग, मतलब पेशेंट ने एडिक्शन नहीं की लेकिन उसको एडिक्शन वाले इफेक्ट्स आ रहे। एडिक्शन लाइक बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय द पेशेंट हु आर अंडर ट्रीटेड ऑन देयर पेन रेजिम, मतलब कि आपको कोई पेन किलर लगा रहे हो उसकी वजह से वो एडिक्शन लाइक बिहेवियर शो कर रहा है। ये कुछ डिटेल भी अगेन है। कोग्निटिव डिसफंक्शन, उसका मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक्टिव नहीं होगा, उसको स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब उसको हो सकता है इंसोम्निया हो, नींद ना आए, ड्रग्स के इफेक्ट है ना, ड्राउजीनेस, गनूदगी में रहेगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी, जब तक नहीं मेडिसिन लेगा नींद नहीं आएगी, और उसके अलावा गनूदगी में रहेगा, होश में नहीं होगा, ड्राई माउथ होंगे, पहले उसको जो पेन थी उसने ओपियोइडली ख़त्म होगी लेकिन अगर वो ओपियोइड दोबारा नहीं लेगा तो पहले से ज़्यादा पेन होगी, हाइपररेल्जिया, एक्सीडेंटल ओवरडोज हो जाए तो डेथ हो सकती है। इसी तरह जो भी पर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बाउल डिसफंक्शनिंग मीन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसके लो सेक्स हार्मोन, उसकी लस्टिंग नीड कम हो जाएगी और उसमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये हम आते हैं एनसेड्स की तरफ। एनसेड्स को भी उन्होंने, एनसेड्स के जो बेसिक 3 इफेक्ट्स हैं, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एनाल्जेसिक पेन के लिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी, बट एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उनका थोड़ा वीक होता है। ये उसकी क्लासिफिकेशन है कि एनसेड में क्या क्या आता है। एस्पिरिन है, सेलिकॉक्सिब है, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो आप मोस्ट कॉमन यूज़ करते हो वो है, और ये आपका किटेरोलैक है जो आप यूज़ करते हो, आइब्रोफिन है। ये 3-4 जो कॉमन है हमें ये आपने याद रखने हैं। इस तरह अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी उसी तरह था। मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में बताया था कि पेन के 2 हैं, एक सीएनएस और एक पेरिफ्री। पेरिफ्री पे कैसे काम करता है, जब प्रो इन्फ्लेमेटरी, तो इसी से याद रखना है कि एनसेड आपके पेरिफ्री पे काम करता है जो प्रो इन्फ्लेमेटरी को ब्लॉक करता है। अब प्रो इन्फ्लेमेटरी के 2 बेसिक चीज़ें हैं, वो 2 चीज़ें रिलीज़ करता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स और एक आपके साथ वो थ्रोम्बोक्सेन्स। देखा है ना अपने पेशेंट को जिनका ब्लड क्लॉटिंग होती है उनको ब्लड थिनर देते हो जिसमें आप मोस्ट कॉमन क्या देते हो, डिस्प्रीन देते हो। तो आपके जो एनसेड है वो इन चीज़ों पे काम करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन ही नहीं होने देते। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं होगा तो आगे से पेन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, फीवर नहीं होगा, और ये होता है अंडर द एक्टिविटी ऑफ कॉक्स, साइक्लो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, और साइक्लो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के थ्रू आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं और प्लेटलेट्स। लेकिन एस्पिरिन का एक नुकसान है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आपके स्टमक में भी बनते हैं। जब वो प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके स्टमक के प्रोस्टाग्लैंडिन भी ब्लॉक हो जाएंगे और इसके बाद से आपको स्टमक इश्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आप ओवरडोज कर जाते तो आपको अपर जीआई ब्लीड भी स्टार्ट हो सकता है। अब इसको पढ़, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन कैसे करेगा वो साइक्लो ऑक्सीजनेस, ये वाला जो प्रोसेस है इसको ब्लॉक करेगा। रेड लाइन ब्लॉक को शो करेंगे, इसको ब्लॉक करेगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो फॉर्मेशन नहीं होगी प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, एंड दिस मॉड्यूलेट एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन मेडिएटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन से ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी ये ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह अब एनाल्जेसिक पेन किलर के तौर पे कैसे काम करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 ये क्या करते हैं, इस थॉट टू सेंसिटाइव नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज को क्या करते हैं, ब्लॉक, जिससे क्या क्या रिलीज होता है, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन और केमिकल मेडिएटर रिलीज होते हैं लोकल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से। ये उसकी सिंथेसिस को जब डिक्रीज करेगा, सेंसेशन ऑफ पेन भी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, COX-2 इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन and injury. It is thought that inhibition of this enzyme is responsible for analgesic activity of NSAIDs. सिंपल क्या मैकेनिज्म है कि आपने COX-1 और COX-2 किस पे काम करता है, सिंपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे। किन प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे, जो आपका इन्फ्लेमेशन कराते हैं, और COX-1 किस पे काम करते हैं, प्लेटलेट्स पे, और साथ GI मुकोजा के प्रोस्टाग्लैंडिन पे। तो आपकी क्या होगी, जब COX-2 एनसेड्स आप यूज़ करोगे तो वो आपकी ये पेन जैसे पैरासीटामोल है, और COX-1 जैसे एसिटामिनोफेन आपकी एस्पिरिन है।
अब एंटीपायरेटिक में क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जब रिलीज होता है तो वो किसको रिलीज कराता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पायरोजन को। जो पायरोजन क्या करते हैं, वो साइटोकिन्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जो बुखार के केमिकल्स को बुलाते हैं पायरोजन्स को, आ जाओ मैं भी आ गया हूँ, आप भी आ जाओ, बुखार कराते हैं, ठीक है। तो वो जब बुखार होता है तो एनसेड क्या करता है, उन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देता है, COX-2 बनने ही नहीं देता। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनेगा तो फीवर के पास मैसेज ही नहीं जाएगा, पायरोजन्स ही नहीं रिलीज होंगे, पायरोजन्स नहीं होंगे तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपकी वेज़ोडाइलेशन और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और हीट आपकी बॉडी के अंदर से निकलेगी। तो ये आपका मैकेनिज्म है एक। अब एस्पिरिन की मैंने आपको कहा था इसकी भी टॉक्सिकेशन हो सकती है। इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, आपको हेडिक होगा, टेनाइटस, कानों में घंटियाँ बजेंगी, आपको गनूदगी होगी, कानों में घंटियाँ जो मैंने अभी बताया, आपकी विजन का मसला होगा, ड्राउजीनेस, हाइपरवेंटिलेशन, नेबर ब्रीथ करेगा, जोर जोर से सांस लेगा, वॉमिटिंग, उल्टी करेगा, एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस, एबीजीज डिस्टर्ब हो जाएंगे, हाइपरपैरेक्सिया हो सकता है। अगर आपने 102 फीवर पे उसे लगा दिया, इफेक्ट नहीं करेगी, बुखार तो बढ़ता ही रहेगा, इसलिए उसे 100 पे यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेशन होगी, स्वेटिंग अगर ओवर होगी तो कार्डियोवास्कुलर रिस्पायरेटरी कोलैप्स हो सकता है, पेशेंट कोमा में और डेथ हो सकती है। तो आपने इसको कंट्रोल कैसे करना, आपने पहले एब्जॉर्प्शन को कम, मतलब कोई बंदा एस्पिरिन के साथ सुसाइडल अटैम्प्ट के साथ आ गया, उसने एस्पिरिन बहुत ज़्यादा खा लिया, तो ये उनके लिए, उनमें ये इफेक्ट्स साइन सिम्टम्स होंगे। आप क्या करोगे, पहले उसका गैस्ट्रिक लिवाज करोगे, लिवाज एक्टिवेटेड चारकोल से भी कर सकते हो ताकि सारी चारकोल अपनी तरफ अटैक कर ले। आप उसे एमेटिक्स उल्टियाँ इंड्यूस कराओगे, वॉमिट इंड्यूस कराओगे, एक्सक्रीशन कराओगे, ज़्यादा से ज़्यादा या यूरेटिक्स लगाओगे, फिरोजामाइड, लैसिक्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अब पानी इतना निकल रहा है, लिवाज से भी निकल, तो आप उसको रिप्लेस भी करोगे, फ्लूइड्स रिप्लेस करोगे, उसका टेम्परेचर कम करोगे। अभी हाइपरपायरेक्सिया पड़ा, टेम्परेचर कम करोगे, बाइकार्ब्स दोगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करोगे, किस लिए, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए। ग्लूकोज दोगे पेशेंट को, कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा है, पेशेंट तो आप लवाज कर रहे हो तो उसकी शुगर भी कम होगी, तो ग्लूकोज दोगे, डेक्सट्रोज लगाओगे उसे। ये आपकी कुछ क्लासिफिकेशन है कि आपके एंसर्स में क्या क्या आते हैं। सैलिसाइलेट्स जिसमें एस्पिरिन है, एसिटिक जिसमें आपके इंडोमेथासिन है, प्रोपिनोइक एसिड है जिसमें ब्रूफेन है, आपका केटोप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, आपका ऑक्सीकैम जिसमें, ये आपने क्लासिफिकेशन याद रखनी है और ये आपको अकॉर्डिंगली उन्होंने साथ साथ आपके साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं कि कौन सी मेडिसिन से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद एसिटामिनोफेन है, मतलब पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल आपकी क्या करती है, उसका सिर्फ एस्पिरिन से निस्बत हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका प्लेटलेट्स पे इतना इफेक्ट नहीं। अगर आप एस्पिरिन वगैरह डिस्पिरिन उसको पेशेंट को फीवर में दे दो तो उसका सब प्लेटलेट काउंट भी डिस्टर्ब होगा, इसीलिए आप पैरासीटामोल कॉमनली पैरासीटामोल फीवर में देते ताकि उसके प्लेटलेट्स पे कोई इफेक्ट ना आए। बाकी उसका सेम यही मैकेनिज्म है कि साइक्लोजन को वो कर रहा है ब्लॉक और साथ पेन जो आपका रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो रहा है। पेन में है, फीवर में है, पेशेंट को यूज़ करें गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में, क्योंकि इसका जो है प्लेटलेट्स पे नहीं इफेक्ट तो आपके साथ ही उसका गैस्ट्रिक मिकोजा पे भी इफेक्ट, मतलब वो COX-2 पे काम कर रहा है, COX-1 पे काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप उसको गैस्ट्रिक में यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एपियोइड्स की तरफ, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई थी कि एपियोइड्स काम करते हैं CNS के लेवल पे। जब वो CNS के लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पे टाइट जंक्शंस पड़े हुए हैं, उन टाइट जंक्शंस पे से उनको गुजरना पड़ेगा और वो गुजरने के लिए इन कार से परमिशन लेंगे। ये जो आपके रिसेप्टर्स पड़े हैं, G प्रोटीन रिकपल्ड रिसेप्टर है, ये इसके पास जाएंगे ना, कहेंगे मैं ओपियोइड हूँ, मैं पेन किलर हूँ, मुझे भी अंदर आने दें ताकि मैं पेशेंट की पेन को कम कर सकूँ। सो दिस इज़ योर ओपियोइड्स आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये कैसे काम करते हैं, इनहिबिटरी G प्रोटीन के पास जाते हैं, वो अंदर आपके एंटर होने देता है परमिशन से, फिर वहाँ पे जाके वो दो चीज़ों पे काम करता है। पोटाशियम चैनल, क्योंकि अंदर गए ना, सेल के अंदर पड़ा हुआ है पोटाशियम, कैल्शियम भी, तो वो उस पे भी इफेक्ट करेंगे। उसमें हाइपरपोलराइजेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम फिर बाहर, और डीपोलराइजेशन मतलब कि कैल्शियम को भी ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर पोटाशियम बाहर जाएगा, एक्टिविटी ज़्यादा, कैल्शियम को अंदर आने से बंद कर देंगे, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा। जब कैल्शियम अंदर नहीं आएगा उसके और न्यूरोनल इफेक्ट्स आएंगे। तो मॉर्फिन opioids agonist binds to G protein coupled receptor to cause cellular hyperpolarization। cellular hyperpolarization कैसे होगी, पोटाशियम चैनल से। most clinically relevant opioid analgesic bind to MOP receptor in the
सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज एन एगोनिस्ट। एगोनिस्टिक मतलब कि एक आपके पास नेचुरल था जिसको एंडोर्फिन कहते हैं, ये उसके साथ मिलके काम करता है। प्रोटोटाइप ऑपियोइड है, सीएनएस पे डायरेक्ट काम करता है, इसका ज़्यादा इफेक्ट है निस्बत एनसाइड्स के, और ये आपके हाइपोपोलराइजेशन मतलब आपके पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है और कैल्शियम को बंद कर देता है, मतलब कैल्शियम को आने नहीं देता है और पोटेशियम को भेजता रहता है। ये आपके पास जैसे एक बनी हुई है और ये एक डायग्राम कि इनवर्ट मूवमेंट ये आपके जंक्शंस हैं और आउटवर्ट मूवमेंट पोटेशियम बाहर जा रहा है और कैल्शियम अंदर का अंदर ही ब्लॉक हो। ये आपके कुछ स्पेशल रिसेप्टर हैं जो आपने जी कपल पढ़े, उनमें कुछ स्पेशल है। एक म्यू रिसेप्टर है, एक आपका म्यू रिसेप्टर है, एक आपका कापा रिसेप्टर है और एक डेल्टा रिसेप्टर है। इन रिसेप्टर्स की जगह मतलब जो म्यू रिसेप्टर है उसने ब्रेन स्टेम पे ही जाके काम करना है, लिम्बिक सिस्टम पे करना है और डोर्सल, बस ये इन 3 जगहों पे होगा। और अगर आप म्यू रिसेप्टर वाला ड्रग दे रहे हो तो म्यू रिसेप्टर वाला जो ड्रग है वो अकॉर्डिंगली काम करेगा। जैसे आपने अगर म्यू रिसेप्टर पे दिया तो उसके इफेक्ट भी म्यू रिसेप्टर की तरह ही आएंगे, जैसे सिडेशन, उस पर इफेक्ट साइड इफेक्ट में एनाल्जेसिया, यूफोरिया, उसका मूड अच्छा होगा, थेराप्यूटिक में उसकी पेन कम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ उसको रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। मायोसिस मीन्स उसके प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, उसके साथ ईचिंग भी स्टार्ट हो सकती है। कापा पे करेंगे तो आपके सिर्फ हिपोकैम्पस पे काम करेगा और मिड ब्रेन मतलब आपकी याददाश्त पे काम करेगा। और डेल्टा आपके ब्रेन और डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड पे काम करेगा। ये जो आपने कपल रिसेप्टर पढ़ा था, ये वाले रिसेप्टर जो हैं इनमें 3 नाम है, म्यू, कापा एंड डेल्टा। अब आपका ट्रामाडोल कहाँ पे काम करता है? आपके ट्रामाडोल सिंथेटिक खुद बनाया है, कौन से रिसेप्टर्स के लिए? म्यू रिसेप्टर्स के लिए बनाया है। और वो क्या करता है? 5-HT एंड एनी रीअपटेक इनहिबिटर है। 5-HT से कुछ याद आया? आपका ऑनसेट, आपके वो साथ आपके वॉमिटिंग सेंटर को भी डिस्टर्ब करेगा, इसलिए जब भी ट्रामाडोल लगाते हैं उसको मैक्सिनोन के साथ मिक्स करके लगाते हैं ताकि आपका जो है 5-HT रिसेप्टर डिस्टर्ब ना हो और पेशेंट को प्रॉब्लम्स ना हो। ये कुछ आपके पास फार्माकोलॉजिकल यूजेस हैं जिसमें आपके पास एनाल्जेसिया है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन है जो आपको मैंने बताया कि जिसमें फार्माकोलॉजिकली यूज़ होता है, यूफोरिया करता है। और कोडीन जो है वो आपकी मॉर्फिन से मिलती जुलती है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये आपके P450 सिस्टम मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। और कोडीन हम क्यों देते हैं? कोडीन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो मॉर्फिन से कम है और ये हम एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी और कफ सप्रेसेंट, जो आपने सबसे पीछे पढ़ा था ना, तो सिर्फ पेन के लिए यूज़ नहीं होता, आपकी अदर इंडिकेशंस भी हैं जैसे कफ। तो कफ मैंने आपको तभी बताया था कोडीन मेडिसिन है जो कि एंटी सप्रेसिव इफेक्ट रखती है। टसिव मीन्स कफ, ठीक है। तो ये भी आपको बाकी सिडेशन और वो सब कुछ करेगी, लेकिन साइटोक्रोम P450 सिस्टम इसका मेजर एंजाइम है जिस पे ये काम करती है। अब फेंटेनाइल है, फेंटेनाइल अगेन म्यू रिसेप्टर्स पे काम करेगी, लेकिन ये भी सिंथेटिक है तो ये 100 टाइम मोर पोटेंट है देन मॉर्फिन से। इसी तरह बिप्रो है, लेकिन बिप्रो किस पे काम कर रही है? आपके कापा रिसेप्टर पे, मतलब ये हिपोकैम्पस और मिड ब्रेन पे इफेक्ट करेगी। और फेंटेनाइल आपके कहाँ पे इफेक्ट करेगी? म्यू रिसेप्टर्स पे, मतलब कि आपके ब्रेन स्टेम, लिम्बिक और डोर्सल हॉर्न पे काम करेगी। अब ये इनके सिर्फ इतना फ़र्क है कि फेंटेनाइल 100 है और ये 25 है और ये के रिसेप्टर्स पे काम करती है, पार्शली इस पे, लेकिन बेस्ट ये के पे काम करती है। पेंडाजोसिन क्या है? ओपियोइड एगोनिस्ट इंटेगोनिस्ट है। जैसे आपने ग्लूटामेट पढ़ा कि उसके इनहिबिटरी भी हैं और एक्साइटेटरी भी हैं। ये कुछ एगोनिस्ट इफेक्ट कापा पे करेगी लेकिन वीक मिको पे करेगी, सेम इसकी तरह के स्ट्रॉन्गली कापा पे और वीक म्यू पे। और इसके भी कुछ इफेक्ट मॉर्फिन लाइक है, लेकिन ये अगर हाई डोज में चली जाए तो पेशेंट को हार्ट के इफेक्ट्स आते हैं, मतलब टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, क्योंकि मिड ब्रेन पे ना, इन ब्रेन पे तो वो साथ कार्डियक एक्टिविटी भी कंट्रोल करता है। और अगर इन चीज़ों के इफेक्ट ज़्यादा आएंगे वाले पैल्पिटेशंस और ये, तो आप इंटैगोनिस्ट देते हो, जो मोस्ट कॉमन नैलैक्सोन और नैल्ट्रैक्सोन है। दे आर प्योर ऑपियोइड इंटैगोनिस्ट एंड हैव लो एगोनिस्टिक एक्टिविटी। ये एक्साइटेशन को ब्लॉक और इनहिबिटरी एक्शन को बढ़ा देती हैं। दिस ड्रग कंपैरेटिवली रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑपियोइड्स। अब मैंने आपको कहा था कि हाई डोज क्यों चाहिए, क्योंकि हाई डोज एनाल्जेसिक जब आप ओरली दोगे तो आपने अभी पढ़ा था कि वो आपके P450 सिस्टम मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास होगी, और जब वो पास होगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से
तो वो उसका 10 to 50% तक उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपने 10 mg IV में दी है तो आप कोशिश करोगे 20 to 60 mg ओरली दो, ताकि अगर 50 से 80% असर ख़त्म होता है तो आपको 10 mg जो आपकी रिक्वायर्ड डोज है उतना असर हो। टू अचीव अ डोज इक्वल analgesic to 10 mg of IM morphine, 20 to 60 mg would have to be administered orally। अगर 10 mg आप भी IM दे रहे हो तो 20 से 60 आपने orally देना है, ताकि बिकॉज ऑफ अ फर्स्ट पास इफेक्ट इन द लीवर अप्रॉक्सीमेटली 50 से 80% तक इनएक्टिवेट हो जाता है, तो वो इफेक्ट आपको मिले। अब आपने नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, 3 बेसिक प्रिंसिपल, बाय द क्लॉक, बाय द माउथ एंड बाय द लैडर। बाय द क्लॉक मीन्स फ्रिक्वेंसी विल डिपेंड ऑन वेदर इट्स अ लॉन्ग, और अगर शॉर्ट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है उस पर, और आपने रेगुलर स्केड्यूल बेस पर देनी है। हम PRN में ऑर्डर्स में देखते हैं कि पर्न में दे दो, ऑन डिमांड दे दो, लेकिन नहीं, आपने हमेशा उसको TDS में ऐड करवाना है कि वो ऑन स्केड्यूल बेसिस दे। बाय द माउथ कोशिश करनी है आप ओरली उसे दें। ओरली क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल है। देखिए आप IV देंगे एकदम डायरेक्ट जाएगा तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, तो बेहतर है कि आप ओरल को पहले चूज़ करें, डोज बेशक ज़्यादा दे दें और बाद में आप IV की तरफ या IM की तरफ मूव करें। बाय द लैडर के आहिस्ता आहिस्ता पहले आपने कोशिश करनी है, आप उन्हें एंसर्स दो, पेन माइल्ड है तो नहीं ठीक हो रही तो कोडीन दो, ठीक है, मॉडरेट है। उसके बाद अगर नहीं तो फिर आप ट्रामाडोल या उसकी तरफ जाओ, डायरेक्ट मॉर्फिन या नेल्विन वगैरह पेशेंट को ना दे। दिस इज़ लाइक लैडर, मतलब सीढ़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता। ये कुछ ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट की स्लो, शैलो और इरेटिक ब्रीथिंग हो जाती है, मतलब स्लो ब्रीथिंग। ये आपके पास जो डायग्राम या पिन पॉइंट उसके, मतलब आप जैसे आप नॉर्मली हॉस्पिटल में पेशेंट के पीपल्स चेक करते हैं ना, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो आपको लाइट पे वो करता है डायलेट और आपको कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है, लेकिन जब आप इसको ओवरडोज होगा तो वो ये रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। ब्लू लिप्स साइनोज होने लग जाएंगे, मतलब उसकी पेरिफेरल परफ्यूजन कम हो रही है तो उसकी बॉडी ब्लू होने लग जाएगी। स्लर्ड स्पीच, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो रहा है, नो रिस्पॉन्स, पेशेंट के प्लांट रिफ्लेक्सेस डाउन हो रहे हैं, ड्राउजीनेस, पेशेंट गनूदगी में जा रहा है। सेम इसी तरह ये भी लिखा है, ब्लू पर्पल लिप्स, फिंगर नेल, स्मॉल पिन पॉइंट प्यूपल हो जाएंगे, चॉकिंग होगी। उसमें चॉकिंग का तो आपको पता है ना कि मतलब कोई चीज़ फंस जाए तो पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा होता। क्लम्पसी स्किन हो जाएगी, आपकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगी, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। और विड्रॉल पे ये आपके ओवरडोज के थे। विड्रॉल होता है एक चीज़ को एकदम छोड़ना, तो जब एक चीज़ को एकदम छोड़ेंगे तो क्या होगा, उससे क्रेविंग होगी। सबसे पहले तो उसे क्रेविंग ही होगी ना कि मुझे ये चाहिए चाहिए, फिर उसको डायरिया होगा, फीवर, बुखार होगा, पेन्स होंगी, ट्रेमर्स, इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आएगी। मतलब एक बंदा एक चीज़ का आदी है तो जब उसको मिलेगी नहीं तो उसको इंसोम्निया, मूड स्विंग्स, गुस्सा आएगा, हैप्पी मूड्स, कभी हैप्पी, कभी गुस्सा, कभी नॉर्मल, हर तरह के उसके मूड्स होंगे। और ये अर्लियर में फीवर, एंजाइटी और बेचैनी में होगा हर टाइम के कहीं से मिल जाए, हाइपरटेंशन, मस्कुलर पेन होगी, उसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। लेटर ऑन उसको गूज बम्प्स, जैसे आप गूज बम्प्स क्या एकदम डर जाते हैं ना तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं जिस्म के, तो वो गूज बम्प्स है। स्टमक प्रॉब्लम्स होंगी, नोजिया होगा, डिप्रेशन होगा, ये सब चीज़ें। नेलोक्सोन क्या है, ओरली नॉट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, तो आप उसे IV में करते हो ताकि वो इमीडिएटली इंटेगोनिस्ट इफेक्ट दे और पेशेंट जो है ओवरडोज या विड्रल इफेक्ट से बच सके। यूजेस आपके बेसिक यूजेस इसमें आपके क्या क्या हैं, इट इज़ मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट, मॉर्फिन के ट्रीट के लिए या पॉइजनिंग के यूज़ के लिए, ओपियोइड्स के लिए होता है। IV आप देते हैं और पेरने न्यूनेटल एस्फेक्सिया में भी यूज़ होता है। नैल्ट्रेक्सोन मोर पोटेंट है, लेकिन एक फ़र्क है, आप नैल्ट्रेक्सोन यूज़ करते हो ओपियोइड में या मॉर्फिन में, लेकिन नैल्ट्रेक्सोन आप यूज़ करते हो अल्कोहलिज्म, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में। तो ये आपका एक मेन डिफरेंस है। ये उन्होंने अगेन यहाँ पे पिक्चर दिखाई है, वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा जो है डिटेल भी दी है और यहाँ पे डिटेल भी है कि ये आपके पास रिसेप्टर्स हैं, इसकी जगह जो ओपियोइड्स रिसेप्टर है नैल्ट्रेक्सोनल एरिया वो एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है और पेशेंट जो है strong affinity to opioid receptor than opioids such as heroin and oxycodone, so it knock the opioid off the receptor for a short time, 30 to 90 मिनट्स के लिए रोक देता है और पेशेंट को दोबारा ब्रेथ लेने देता है।
इसी तरह जब पेशेंट इंटॉक्सिकेशन में जाए तो आपने सबसे पहले ABC फॉलो करनी है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। आपने एयरवे ब्रीदिंग चेक करनी है, ओके है देन ठीक है। अगर नहीं ओके आपने पेशेंट को वेंट पे डालना है, आपने पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे है तो ETT पास करनी है, इंट्यूबेट करना है पेशेंट को, आपने पेशेंट को एंटीटोड देना है और पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। ये आपके काम है। सिर्फ आपने अपने नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, पेशेंट को गाइड भी करना है। पेशेंट को गाइड क्या करना है, आपने उनको बताना है कि बहुत केयरफुली यूज़ करनी है, आपने उतना ही डोज लिखना है जितना प्रिस्क्राइब है, आपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है, उसको तोड़ना चबाना नहीं है। तोड़ना चबाना क्यों? क्योंकि वो पहले ही उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो ये ड्रग स्लो रिलीज होते हैं, कवर्ड होते हैं ना, तो जब आप इसे क्रश करोगे तो उसका इफेक्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेते साथ इफेक्ट नहीं आएगा। ड्रॉजीनेस हो सकती है तो आपने ड्राइव वगैरह नहीं करना है, मशीनरी वगैरह नहीं चलानी है। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स फील होते हैं, रूटीन से हट के कोई इफेक्ट आता है, आपने फ़ौरन अपने जो है डॉक्टर को बताना है। और अगर आपने अपनी फार्मेसी सेम फार्मेसी से ले रहे तो फार्मेटी अलर्ट सिस्टम होता है, जहाँ पे आप ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा डोज लेंगे मेडिसिन लेंगे तो आपको फ़ौरन बता देगा कि ये डेंजरस है आपके लिए। और अगर आपने नहीं यूज़ करनी तो आपने इसको सेफली कवर करके डिस्पोज करना, ताकि या क्रैश करके कि किसी और के काम ना आ सके। फिर नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपने उसका नाम चेक करना है, ब्रांड क्या है, जेनेरिक क्या यही है, कितना लगाना है, ये क्या है, डोज कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, इफेक्ट क्या है, कौन सा पेशेंट है, किस लिए दे रहे हैं, कब देनी है, कितनी देनी है, मॉर्निंग में, खाने के दरमियान, किस तरह, हाउ टू टेक और यूज़ द मेडिकेशन, विद और विदाउट फूड लेनी है, इसको दूसरी से अलग रखना है, और इसको कब कहाँ कैसे डिस्पोज करना है। ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है कि नारकोटिक्स यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफिकेसी ज़्यादा है और एनसेड्स की कम है। पेन रिलीव ये हर किस्म की करते हैं, स्पेशली मस्कुलर पेन्स को करते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ये पेरिफेरल पे काम करता है। इसका ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जैसे म्यू, कापा, गैमा, और ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस पे काम करता है। ये टॉलरेंस डेवलप कर देता है, मतलब आप पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है और इंटॉलरेटेड हो जाता है, और आपकी GI इरिटेशन जो मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो स्टमक से रिलीज होता है उसको भी ब्लॉक करता है। ये एंटीफ्लेमेटरी नहीं है, ये बुखार को ख़त्म नहीं करता, ये प्लेटलेट्स पे, लेकिन एस्पिरिन का पेट पे इफ़ेक्ट है, और आपके एसिटामिनोफेन का बुखार पे और पेन पे इफ़ेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ओपियोइड्स क्या हैं, एनसेड्स क्या हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या हैं, वो किस कब कब उसको इंडिकेशंस क्या हैं, कैसे यूज़ करना है, पेशेंट की एजुकेशन क्या है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके विड्रॉल इफ़ेक्ट क्या है, इसके ओवरडोज इफ़ेक्ट क्या है, और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।